अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अपनी स्टोरीज़ को भेजने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपको जैसे भी फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें, क्योंकि आपका स्टोरीज़ को भेजना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है, बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है और बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है। ये स्टोरी हमें आबिद साहब ने भेजी है और आबिद साहब जो है इन स्टोरीज़ के अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमें भेज चुके हैं। ये अपने कज़न का जिक्र करते हैं और इनके कज़न का नाम जो है वो कामरान है और हम कोशिश करेंगे कि कामरान साहब ने जैसी स्टोरी इनको शेयर की थी वैसे ही आपको डिलीवर कर सकें। कामरान साहब बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ कराची से है और शुरू में ये कराची का एक इलाका है गुलशन मेमार, वहाँ पे रहा करते थे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही अनवेल है और हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं। गर्ज के हमारा रोज़ का गुजरो औकाब भी बड़ी मुश्किल से हुआ करता है। ये जो प्लॉट था या ये जो घर था जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, ये भी गए वक्तों में हमारे दादा ने लिया था और जब हमारे वालिद के पास कुछ पैसे आए तो उन्होंने यहाँ पे एक कमरे का छोटा सा घर बना लिया था। ये एक कमरे का घर था और इसके चारों तरफ छोटे छोटे दरख्त लगे हुए थे। एक बहुत बड़ा सा सहन था जो मौजूद था और ये जो वाक़या है ये तकरीबन समझ लें कि अब से 25 साल पुराना वाक़या है। हम 3 भाई, 2 बहनें और हमारे वालिदैन, हम 7 के 7 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था। मेरी मदर की आँख खुली और जब मेरी मदर की आँख खुली तो उन्हें ऐसा लगा कि कमरे के बाहर जो सहन का हिस्सा है वहाँ पे कोई मौजूद है या कोई खेल रहा है। अब आम तौर पे बेड के ऊपर मेरे पेरेंट्स सोया करते थे और उनके साथ हमारी छोटी बहन सोती थी और बाकी जो हम 4 लोग थे वो 2 बेड के इस तरफ सोते थे, 2 उस तरफ सोते थे। खैर, मेरी मदर की जब आँख खुली तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो रहा था और जब उनको मुसलसल शोर की आवाज़ आने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उठी और उन्होंने सोचा कि बाहर जाके या झांक के देखती हूँ कि कौन मौजूद है, क्योंकि ये जो एरिया था 25 साल पहले यहाँ पे आबादी ना होने के बराबर थी और आम तौर पे लोग प्रीफर नहीं करते थे कि गुलशन मेहमान में घर लें या फिर वहाँ पे रिहाइश अख्तियार करें। खैर, जब मुसलसल मेरी मदर को किसी के खेलने की आवाज़ आने लगी और बाकायदा महसूस होने लगा कि कोई है जो घर के बाहर खेल रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके उठी और उठते उठते जैसे तैसे करके ये खिड़की के पास पहुंची। अब ये जो खिड़की थी, इस खिड़की पे एक पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के बाद जाली मौजूद थी जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थी। मेरी मदर ने आहिस्ता आहिस्ता करके पर्दा हटाया और जब मेरी मदर ने पर्दा हटाया तो पर्दा हटाने के साथ ही उन्होंने देखा कि मेरा जो भाई है, जो सबसे छोटा भाई था, तकरीबन 8 या 10 साल का था उस वक्त, वो सामने सहन में खड़ा हुआ है और वहाँ पे जो एक दरख्त लगा हुआ है, शायद वो बादाम का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे उछल कूद कर रहा है या खेल रहा है। अब जैसे ही मेरी मदर ने उसको वहाँ पे खेलते हुए देखा तो वो बड़ा परेशान हुई और सोचने लगी कि इतनी रात में ये कैसे बाहर निकल सकता है या बाहर क्यों चला गया है। ये वहाँ पे खिड़की पे खड़ी हुई है और इनके जहन में नहीं आ रहा कि एक कमरे के अंदर भी देख लें। जब इन्होंने मेरे भाई को बाहर की तरफ देखा तो इनको यकीन हो चला कि इनका ही बेटा है जो बाहर मौजूद है। अभी उसको आवाज़ देने वाली थी या उसको पुकारने वाली थी कि एकदम से ऐसा लगा कि इनकी जो बॉडी है या इनकी जो ज़बान है वो फ्रीज़ हो चुकी है। ये चाहने के बावजूद भी ना उसको आवाज़ दे पा रही हैं, ना मुड़ के वापस देख पा रही हैं कि अपने कमरे में देख लें कि इनका बेटा मौजूद है या नहीं। इसी दौरानी में जब वो वहाँ पे पजल हो चुकी थी, इनका जो बेटा था उसने देखते ही देखते दरख्त पे चढ़ना शुरू किया और वो जब दरख्त पे चढ़ रहा था तो जैसे नॉर्मली इंसान चढ़ा करते हैं ये वैसे नहीं चढ़ रहा था।
ये उस तरह से चढ़ रहा था जैसे आमतौर पे बिल्ली या जानवर वगैरह चढ़ा करते हैं। अब जैसे ही इन्होंने उसको दरख्त पे चढ़ते हुए देखा तो दोबारा उसको आवाज़ देना चाहती थी या उसको रोकना चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते वो दरख्त पे चढ़ गया और ये कुछ बोल नहीं पाई। इसी असना में तकरीबन 5 से 7 सेकंड गुजर गए और जब वो दरख्त पे चढ़ के बैठा और दरख्त से उसने इनकी तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि जो इनका बेटा है उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल हो रही हैं, जैसे आमतौर पे अंगारे हुआ करते हैं, और वो दरख्त पे बैठा हुआ इनको देख के मुस्कुरा रहा है। अब इनकी जो मदर थी वो एक कन्फ्यूजन का शिकार थी, उनकी समझ से बाहर था कि जो कुछ ये देख रही हैं ये हकीकत है, ये अफसाना है या ये ख्वाब देख रही हैं। काफ़ी देर तक ये वहाँ पे खड़ी रहीं और इसी दौरानिए में एकदम से मेरे फादर उठ गए, और जैसे ही मेरे फादर उठे तो उन्होंने मेरी मदर को आवाज़ दी, और जैसे ही मेरे फादर ने मेरी मदर को आवाज़ दी तो एकदम से वो नॉर्मल हो गई और एकदम से ऐसा लगा जैसे उनकी बॉडी जो फ्रीज़ हुई हुई थी वो फ्री हो चुकी है। खैर ये फ़ौरन से पलटी, और जैसे ही पलटी तो इसी दौरानिए में मेरे फादर इनके पास आ चुके थे। वो पूछने लगे कि भला इतनी रात को तुम खिड़की से बाहर क्यों झाँक रही हो या यहाँ पे क्या कर रही हो। और जैसे ही मेरे फादर ने सवाल किया तो मेरी मदर ने फ़ौरन से बाहर की तरफ या उस दरख्त की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि वहाँ पे देखें। जब मेरे फादर ने उस दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, न किसी का नामो निशान मौजूद था। वहाँ पे देखने के बाद मेरे फादर कहने लगे कि तुम वहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो इनकी मदर थी उन्होंने कहा कि हमारा छोटा बेटा उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे फादर कमरे के अंदर देखने लगे और मेरी मदर को समझाने लगे कि वो देखो हमारा छोटा बेटा तो वहाँ पे सो रहा है। अब जैसे ही मेरे फादर ने हमारे छोटे भाई की तरफ इशारा किया या छोटा भाई हमारी मदर को दिखाया तो मेरी मदर सकते किसी हालत में चली गई। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हुआ है। कुछ देर तक वो खामोश रहीं। उसके बाद जब उनके सेंसेस बहाल हुए या वो होश में आई तो फ़ौरन से हमारे छोटे भाई के पास गई, उसको प्यार करने लगी, उसको चूमने लगी। खैर कुछ देर बाद वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुकी थी और उन्होंने सारा का सारा जो वाक़या था वो मेरे फादर को सुनाया। मेरे जो फादर थे वो इस बात को शुरू में मानने को तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि शायद तुम्हारा वहम हो या तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो, क्योंकि जो हमारा छोटा बेटा था वो रूम के अंदर ही मौजूद था। तो मेरा यही ख्याल है कि हो सकता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। अब ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। वो भी सोचने लगी कि हो सकता है मेरा वहम हो या मैं नींद में हूँ या मैंने कोई ख्वाब देखा हो। इस तरह ये जो बात थी वो आई गई हो गई और इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो वाक़यात थे वो बढ़ते चले जा रहे थे, और मेरी जो मदर थी वो मुसलसल मेरा जो छोटा भाई था जिसको इन्होंने पेड़ के ऊपर देखा था या जिसके रूप में किसी भी जिन को या किसी भी मखलूक को इन्होंने देखा था, ये उसको मुकम्मल तौर पे ऑब्ज़र्व कर रही थी। उसकी हर बात नोट कर रही थी कि वो कब बाहर जाता है, कब खेलता है, कब क्या बात करता है। तो जब वो मेरे छोटे भाई को ऑब्ज़र्व कर रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा देखा कि रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था। ये किचन में खाना बना रही थी और बाकी जो हम सब लोग थे वो सारे के सारे किसी भी काम से बाहर गए हुए थे। खैर खाना बनाते बनाते जब इन्होंने सोचा कि एक दफ़ा मैं झाँक के देखूं कि हमारा छोटा भाई क्या कर रहा है, और जब इन्होंने झाँक के इन्होंने सहन की तरफ देखा तो इन्होंने देखा कि इनका जो छोटा बेटा है यानी हमारा जो छोटा भाई है वो सहन के अंदर बैठा हुआ है। जैसे आमतौर पे बच्चे छम छम खेलते हैं वैसे ही वो छम छम खेल रहा है, लेकिन वो जिसके साथ खेल रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। और बाकायदा हमारे छोटे भाई को देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई में इसके सामने कोई मौजूद है और किसी के साथ ये ज़रूर खेल रहा है। अब जैसे ही मेरी मदर ने देखा तो वो शौक में चली गई। उनको जो भी आयत वगैरह आती थी या जो भी दुआएं आती थी वो पढ़ना शुरू की, और पढ़ने के बाद उन्होंने जो मेरा छोटा भाई था उसको आवाज़ दी, उसको कहा कि अंदर आ जाओ। ये बताते हैं कि कुछ देर बाद मेरा भाई जब अंदर आया तो मेरी मदर ने उससे पूछा कि तुम सहन में क्या कर रहे थे। कुछ देर तक वो खामोश रहा या टालने की कोशिश करता रहा, और बिला आखिर उसने बोला कि सहन में मेरा दोस्त मौजूद था, मैं उसके साथ खेल रहा था। मेरी मदर ने पूछा कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ पे रहता है और ये कहाँ से आया करता है।
पहले तो इनका बेटा टालने लगा, लेकिन जब इन्होंने जोर दिया या इंसिस्ट किया तो इनका बेटा बताने लगा कि इसी गली में आगे जाके खाली प्लॉट मौजूद है, उस खाली प्लॉट के अंदर मेरा दोस्त रहा करता है। इसके और भी भाई बहन हैं, इसके वालिदैन हैं जो इसके साथ रहा करते हैं। अब उसका ये जवाब सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा है या क्या सुना है, क्योंकि मेरी मदर ने जो देखा था उसके मुताबिक मेरा भाई अकेले खेल रहा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ मौजूद है, लेकिन जो मखलूक भी उसके साथ मौजूद थी या उसके साथ खेल रही थी वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। ये वाक़या जो हुआ था, ये सारा का सारा वाक़या जो मेरी मदर थी उन्होंने मेरे फादर को बताया, और ना सिर्फ मेरे फादर को बताया बल्कि उसके बाद से मेरी जो मदर थी वो मेरे फादर से कहने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है ये जो घर है इसको खाली कर दें या इसको छोड़ के चलें। अब मुझे इस घर के अंदर बहुत ही खौफ महसूस होने लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह पाऊँगी। अब क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत वीक थी, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम दूसरे घर जा सकें या वहाँ पे रह सकें, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं हो जाते या हमारे पास पैसे नहीं आ जाते, हमें इसी घर में रहना होगा। इसी तरह टाइम गुजरने लगा और हर गुजरते हुए दिन के साथ इनका जो छोटा बेटा था वो बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी वो पीछे गैलरी की तरफ चला जाता, वहाँ पे किसी के साथ खेल रहा होता, कभी ऐसा लगता कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है, कभी वो कमरे की छत पे आके बैठ जाता, वहाँ पे खेलने लगता, और जब उससे पूछते कि किसके साथ खेल रहे हो तो वो कहता मेरा दोस्त यहाँ पे मौजूद है। हालांकि जब वहाँ पे चेक किया जाता तो हमारे बेटे के अलावा कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अब जब हालात इस नहज पे पहुँच गए तो जो मेरी मदर थी उन्होंने अपने तौर पे घर के अंदर जगह जगह जाके बोलना शुरू कर दिया कि इस घर के अंदर जो भी मौजूद है, ये जो भी मखलूक़ात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं या हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। तब तक वो हमें या हमारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, और हमारा वादा है कि जितना जल्दी हमारे पास अरेंजमेंट होगा उतना जल्दी हम यहाँ से चले आएंगे। ये कहने के बाद 2-4 दिन तक तो मामला नॉर्मल रहे और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि जैसे फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन इसके बिल्कुल ठीक एक हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे घर वाले थे, ख़ास तौर पे वो छोटा भाई जो था, वो हमारे अब्बू सारे भाई बहन वगैरह किसी काम से गए हुए थे, और हमारी जो मदर थी वो घर में अकेली मौजूद थी। वो हम सब के लिए खाना बना रही थी। अब मेरी मदर बताती है कि मैं खाना बना रही थी और दोपहर के तकरीबन 3 या 3:30 बजे का टाइम था, तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे कोई है जो हमारे सहन के करीब खड़ा हुआ है या वहाँ पे आके खेल रहा है। अभी मैं उस चीज़ पे गौर ही कर रही थी कि एकदम से जो हमारे घर का दरवाज़ा था या जो हमारे कमरे का दरवाज़ा था वो दरवाज़ा खुला, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो वहाँ से मैंने देखा कि 2 औरतें हैं जिन्होंने काले कलर के बुर्के पहने हुए हैं, वो सीधी कमरे के अंदर घुसी चली आ रही हैं। और मैं जब उनको देख रही हूँ तो मैं परेशान हो रही हूँ कि ये कौन औरतें हैं, ये कौन स्ट्रेंजर्स हैं जिनको मैं नहीं जानती, और ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों चोर हों और हमारे घर में दाखिल हो चुकी हों। खैर इसी दौरानिए में जो करीब एक बेलचा पड़ा हुआ था, मेरी मदर ने वो उठा लिया और उन औरतों को कहने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो। अब ये सुनने के बाद वो जो 2 औरतें थीं जिन्होंने बुर्के पहने हुए थे, वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी मदर के करीब आईं और हाथ के इशारे से कहने लगी कि जैसे चुप रहो। अब मेरी मदर ने जब उनका इशारा देखा तो मेरी मदर चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल पा रही थी और ऐसा लग रहा था वो दोबारा से फ्रीज हो चुकी हैं। खैर वो दोनों औरतें मज़ीद करीब आईं, और दोनों औरतें जब बिल्कुल करीब आ गईं तो उनमें से एक औरत ने अपना बुर्का ऊपर किया, और जैसे ही उस औरत ने अपना बुर्का ऊपर किया तो मेरी मदर ये देख के हैरान रह गई कि बिल्कुल उनकी ही हूबहू, उनकी ही हम शक्ल उनके सामने खड़ी हुई है, और ये पहचानना मुश्किल है कि मैं ओरिजिनल हूँ या ये ओरिजिनल है। दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं, दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं। मेरी मदर ने जब ये देखा तो वो बिल्कुल शॉक में चली गई और उनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर कुछ देर तक खामोश रही, तो इस दौरानिए में वो जो औरत थी जो मेरी माँ की हमशक्ल थी, उसने कहा कि तुम जो हमें यहाँ से जाने का बोल रही हो तो हम तुम्हें बता देते हैं
कि हम पिछले 200 से 300 सालों से इस एरिया में इस जगह पे आबाद हैं और तुम ना हमें यहाँ से निकाल सकती हो ना हमें यहाँ से जाने पे मजबूर कर सकती हो। हाँ, ऐसा है कि हम तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो, यहाँ से चली जाओ, वरना हम सबसे पहले जो तुम्हारा छोटा वाला बेटा है उसको अपनी दुनिया में ले जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा छोटा वाला बेटा है वो हमारे बच्चे का दोस्त है। ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो शौक में चली गई और उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रही हैं, ये हकीकत है या एक अफसाना है। कुछ देर तक वो खामोश खड़ी रहीं और एकदम से वो बताती हैं कि मैं नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद बेहोश हो गई। खैर, जब इनको होश आया तो हम सारे के सारे लोग इनके करीब व जवार में मौजूद थे और जब ये सेंसेस में आई तो इन्होंने सारा का सारा वाक़या बताया। अब ये वाक़या सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने करीबी जो मस्जिद वगैरह थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये सारे वाक़यात जो है हमारे साथ हो चुके हैं। इमाम साहब ने उनको कहा कि ठीक है, मैं एक आध दिन में आपके घर का विज़िट करूँगा और आके चेक कर लूँगा। 1-2 दिन बाद जब इमाम साहब यहाँ पे आए तो आते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे कोई ना कोई मखलूक़ात हैं जो मौजूद हैं और वो उनके यहाँ पे आने से खुश नहीं है। खैर, ये जो इमाम साहब थे ये बहुत दूर अंदेश थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा उन मखलूक़ात ने कहा है या 2 औरतों ने कहा है आप वैसा ही करें, अपने किसी दूसरे घर का इंतज़ाम करें, अदरवाइज़ हो सकता है ये आपको नुकसान पहुँचाएँ। अब इमाम साहब की ये बात सुन के जो मेरे फादर थे वो कन्विंस नहीं थे। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता और हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे वगैरह मौजूद नहीं हैं। खैर, बहरहाल वो जो इमाम साहब थे वो अपना मशवरा दे के चले गए। इसके बाद मेरे दादा के एक और दोस्त थे जो ये झाड़ फूँक किया करते थे, उनसे भी रब्ता किया गया, उनको अप्रोच किया गया और उन्होंने वहीं से ही इस्तिखारा किया। इस्तिखारा करने के बाद उन्होंने भी सेम बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे आपसे पहले बहुत सारी मखलूक़ात रहा करती हैं और यहाँ पे कबीले के कबीले हैं जो आबाद हैं। अगर आप इन जिन्नात को या जिन्नियों को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो वाकई में ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचे। अब जब 2 लोगों ने इस तरह की बात की तो जो मेरे फादर थे उनकी थोड़ी बहुत समझ में आई और उन्होंने उसी वक्त से घर देखना शुरू कर दिया और ये भी डिसाइड कर लिया कि अगर घर नहीं मिला तो हमारी जो खाला हैं या जो हमारे मामू हैं या हमारे कोई रिश्तेदार हैं, फ़िलहाल हम उनके घर में चले आएंगे। ये जो 2-4 दिन थे ये बड़े भारी दिन थे और 2-4 दिन में बहुत सारी बातें थीं, बहुत सारे वाक़यात थे जो पेश आ रहे थे। जैसे कि ख़ास तौर पे अक्सर ऐसा होता कि हमारी जो मदर हैं वो कमरे में मौजूद होती, नमाज़ पढ़ रही होती या सो रही होती, लेकिन मुसलसल आवाज़ आ रही होती जैसे कि कोई उनको पुकार रहा है या उनका नाम ले रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता कि हम लोग अपनी मदर के साथ बात कर रहे होते और हमें हमारी मदर की आवाज़ में ही कोई आवाज़ देता और हमें बोलता कि यहाँ से कब जाओगे। ये सब जो वाक़यात थे ये सारे के सारे दिल हिला देने वाले थे, खौफ में मुब्तला कर देने वाले थे। बहरहाल जैसे तैसे करके अल्लाह का शुक्र है कि 4-5 दिन के अंदर अंदर एक हमें घर मिल गया और इत्तफाक से ये जो घर मिला ये नाकाबिल यकीन था। एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने ख़ुद ही हमें अप्रोच किया कि मेरा घर खाली है, फ़िलहाल आप लोग वहाँ पे चले जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि उस घर को छोड़ के हम फिर इनके घर में आ गए। इन्होंने हमसे कोई किराया वगैरह भी नहीं लिया और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे हालात बेहतर होते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए। हमारा वो जो मकान है या वो जो प्लॉट है जहाँ पे एक कमरा मौजूद है गुलशन मेमार के अंदर, जहाँ पे हम रहा करते थे, वो अब भी वहीं पे मौजूद है। वहाँ पे एक सोसाइटी बन चुकी है और वो घर वैसे ही खाली है। अक्सर लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें बेच दें, हम इतने पैसे देंगे, हम मुँह मांगे पैसे देंगे। लेकिन जो मेरे फादर हैं उनको समझ में आ चुका है कि अगर हमने इन मखलूक़ात से पंगा लिया या इनको हटाने की कोशिश की तो यकीनन जो मेरा छोटा भाई है उसको सबसे पहले नुकसान पहुँचेगा और उसके बाद हम सब भी नुकसान का शिकार होंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ सबसे पहले दुआ करें, मेरी तबीयत ख़राब है, अल्लाह मुझे मेरे घर वालों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। और अगर आपको ये ऑडियोज़ या अपलोड्स पसंद आती हैं तो उसको अपने सर्किल में शेयर करें, लाइक करें और हमेशा इसी तरह ताउन करते रहें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानी करे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली ऑडियो में या अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।